आपके साथ कभी ऐसा हुआ, सडनली यू स्टेप ऑन ए बनाना पील, तो क्या हुआ? यू में स्लिप। आप हो सकता स्लिप हो गए हो। इसी तरह से आपको अगर चलना हो किसी वेट, गीले एंड स्मूथ फ्लोर पे, फर्श पे, तो क्या वॉकिंग इजी रहेगी? डिफिकल्ट होगी ना। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट की बात करें, आपने देखा होगा, यहाँ तो हमने गिरने की बात, अब हम रुकने की बात करें कि आपने एक बॉल ग्राउंड पर रिलीज की है, किक मारा है आपने इसको, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली। इसी तरह से अगर आप अपनी बाइसिकल को रोकना चाहोगे तो क्या करते हैं आप? यू अप्लाई ब्रेक्स। ट्रैफिक सिग्नल पे डिफरेंट व्हीकल के ड्राइवर्स को क्या करना होता है? दे हैव टू अप्लाई ब्रेक, जिससे क्या होती है? व्हीकल रुक जाता है, कार, ट्रक, बस एटसेट्रा, वो रुक जाते हैं। एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे सरफेस के ऊपर जब मूव करता है, जैसे हम बॉल की बात करें, ग्राउंड पे मूव कर रही है, ये किसी और भी ऑब्जेक्ट की बात करें, जब दूसरे फ्लोर पे, दूसरे ग्राउंड पर, दूसरी सरफेस पर जब वो मूव करता है, तब आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली, जबकि आपने उस पर कोई और फोर्स ना लगाया हो। जैसे कि अगर हम बात करें, एक कार है, उसके इंजन को शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, मूविंग कार के इंजन को शट डाउन कर दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस? द कार स्टॉप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। हाँ, इंजन को आप स्टार्ट करके रखेंगे तो हो सकता है आपने 1 सेकेंड थर्ड गियर में जो चल रही गाड़ी चल सकती है इस तरह से कंटिन्यू। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया तो अब उस कार पर, उस साइकिल पर, उस बॉल पर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो बॉल, फिर भी वो कार, फिर भी वो बाइसिकल, फिर भी वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम रुक जाता है। तो इस तरह से इन जो दो क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कि हमने गीले फ्लोर पे चलने की कोशिश की, वी मे स्लिप, और दूसरी बात, हमने किसी बॉल को रोल करके छोड़ दिया, लुढ़का के छोड़ दिया, इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे हम इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। नाउ एक्टिविटी टाइम। इन क्वेश्चंस का जवाब समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, एंड फॉर दैट एक्टिविटी वी नीड ओनली वन थिंग, दैट इज अ बुक और अ नोटबुक, एंड एक और चीज चाहिए, वो टेबल। ओके, टेबल पर आपने एक बुक प्लेस की है, रखी हुई है, और आपको करना क्या है? यू हैव टू जस्ट पुश। आप उस बुक को हल्के से पुश कीजिए। क्या होगा? आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पर आपकी बुक रुक जाती है। ओके, अब चेंज कर दीजिए डायरेक्शन, आप अपोजिट डायरेक्शन से बुक को पुश कीजिए। इस बार क्या हुआ? बुक फिर से रुक गई है थोड़े डिस्टेंस के बाद में, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। लेकिन इस बार वो आपने डायरेक्शन चेंज की है। दोनों ही बार बुक अपने आप रुक गई है। अब जब हम फोर्स चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी दैट नॉट अ सिंगल एक्शन कैन हैपन विदाउट ए फोर्स। कोई भी फोर्स के बिना कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। मतलब कहीं पर भी कोई एक्शन हो रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब हमने बुक पर फोर्स अप्लाई किया, हमने पुश किया, तो हमने मस्कुलर फोर्स लगाया, हमने उसको पुश किया, लेकिन हमारे पुश करने के कारण तो बुक आगे मूव हो रही है, लेकिन अपने आप ही बुक रुक गई है। अपने आप नहीं रुकी, इसका मतलब उस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई हुआ है। तो ये जो फोर्स है, जो उस बुक की मोशन को, मूवमेंट को रोक रहा है, अपोज कर रहा है, उसके मूवमेंट को रोक रहा है, तो दैट फोर्स विच इज अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस बुक, या किसी भी ऑब्जेक्ट के मामले में, तो दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम ऑलरेडी फोर्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट ए कॉन्टैक्ट फोर्स इज दिस फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स है मतलब कॉन्टैक्ट होगा डायरेक्टली अप्लाइंग एजेंट और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है फोर्स, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, तभी ये फोर्स अप्लाई होता है। सो दिस फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बारे में हमने इस एक्टिविटी से जाना। इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि अगर राइट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किधर लग रहा है, हमने फोर्स अप्लाई किया, वो मस्कुलर फोर्स या कोई दूसरा ही फोर्स, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स, जैसे हम कार की बात कर रहे हैं, ओके, तो फोर्स हम बात कर रहे हैं, जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो हम राइट डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो किधर से लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो लेफ्ट से लग रहा है, तभी तो बुक रुक जाएगी ना, ओके। अगर मान लो राइट से आपने फोर्स लगाया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर उसी सेम डायरेक्शन में लगता, अपोजिट में नहीं लगा, सेम लगता, हमने राइट से लगाया और फ्रिक्शन भी राइट उसी डायरेक्शन में लगता, तो क्या होता, बॉल तो रुक ही नहीं पाती, ये बॉल नहीं, बुक रुक ही नहीं पाती, बुक तो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करती रहती, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा, व्हाट इज हैपनिंग, द बुक इज गेटिंग स्टॉप्ड। तो ये किसके कारण हुआ, क्योंकि हमने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन से और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन, और जब हम लेफ्ट डायरेक्शन से हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दी, हमने लेफ्ट से अगर फोर्स अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन से लगा, राइट डायरेक्शन से लगा। तो हमने इस एक्टिविटी से दो बातें जानी। पहली बात, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का ये क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, अपोज मतलब विरोध करना। दूसरी बात, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे हमने ऑलरेडी बात भी की है, दैट दिस इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट किसके बीच में, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइज बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमने बात की बुक और टेबल, तो दोनों की सरफेस, बुक और टेबल दोनों की सरफेस के बीच में ये कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये दो कंक्लूजन इस एक्टिविटी के हमने समझे। नेक्स्ट एक्टिविटी करने के पहले हमें एक डिवाइस को समझना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्टिविटी में वो डिवाइस हमें नीडेड है, चाहिए। तो इस डिवाइस का नाम है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो वर्ड्स है ना, स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग का मतलब तो स्प्रिंग, कोइल, आपने बाइसिकल की स्प्रिंग देखी उसके सीट के नीचे, तो ऐसे ही स्प्रिंग, कोइल्ड स्प्रिंग इसमें भी होती है, प्लस दूसरा नाम क्या है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब तराजू, चीजों को वेट करने के लिए, तोलने के लिए जो बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसमें है। तो दो चीजों को मिलाकर बनाया गया है स्प्रिंग बैलेंस। तो ए डिवाइस टू चेक द फोर्स, हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए डिवाइस काम आती है। तो इसमें पहले तो एक है स्ट्रेस्ड कोइल्ड स्प्रिंग ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग है वो है एक कोइल्ड स्प्रिंग, प्लस नीचे की तरफ इसमें क्या है, एक ग्रेजुएटेड स्केल है। ग्रेजुएटेड स्केल मतलब उसमें निशान बने हैं, तो उसमें एक तरफ तो है न्यूटन और दूसरी तरफ है ग्राम। तो ग्राम और न्यूटन, इनका कन्वर्जन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फोर्स के चैप्टर में हमने बात की थी कि अगर हम 1 किलोग्राम के बारे में बात करें, वेट के बारे में, तो न्यूटन में कन्वर्जन करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू अराउंड 10 न्यूटन, हमने बात की 9.8, तो यहां पर हम 9.8 की जगह पे इसको 10 राउंड फिगर कर लेते हैं, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन। उसी तरह से अगर 100 ग्राम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो इस ग्रेजुएटेड स्केल में एक पॉइंटर लगा होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इससे हम हैंग करते हैं, इसमें नीचे की तरफ एक हुक भी लगा होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को इससे पुल किया जाता है तब क्या होगा, इसका पॉइंटर मूव करेगा उस स्केल के ऊपर, तो वो हमें बताएगा क्या कि इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कम या ज्यादा फोर्स, तो 1 न्यूटन, आधा न्यूटन, 0.25 न्यूटन, तो कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको ये डिवाइस पता लगा सकती है हमारे लिए। तो हमने बात की कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये सरफेसेस के बीच में लगता है, ठीक है, और अपोज करता है, विरोध करता है, रेजिस्टेंट करता है, विरोध करता है किसका, मोशन का। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या सभी सरफेसेस के लिए
किसी भी सरफेस की बात करें, चिकनी हो, रफ हो, बालू मिट्टी हो, कोई और सरफेस हो, क्या सब पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम लगता है या डिफरेंट होता है? किस पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो इसके कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, इसको समझने के लिए हम करेंगे अब एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए? पहली बात तो हमने अभी बात की किसके बारे में? स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। इसके अलावा हमें चाहिए एक ब्रिक, एक ईंट चाहिए, और चाहिए हमें एक स्ट्रिंग डोरी बांधने के लिए, प्लस हमें चाहिए एक पॉलीथीन बैग, और हमें चाहिए थोड़ी सी सैंड, बालू मिट्टी, और एक टेबल तो चाहिए अपने को। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रिक हमने ली है, ईंट, उसके चारों तरफ जो स्ट्रिंग डोरी आपने ली है उसको टाई करना, बांधना है, और उस डोरी को हमें बांधना है हुक से। कौन सा हुक? जो हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया उसके हुक से बांधना है। और अब हम स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे। पुल करेंगे तो क्या पुल हो रही है? ब्रिक, ईंट पुल हो रही है। तो ईंट जब पुल होना जैसे स्टार्ट होती है, व्हेन जस्ट इट स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ईंट मूव करना स्टार्ट करती है, तो आप देखिए उस स्प्रिंग बैलेंस में कि उसमें जो ग्रेजुएटेड स्केल है उस पर मेजरमेंट क्या आया। सपोज ये आया 100 ग्राम, 100 ग्राम वाली स्केल पर, और जो न्यूटन वाली स्केल पर है उस पर कितना आएगा? 1 न्यूटन। हमने बात की कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के बराबर 10 न्यूटन, तो 100 ग्राम के बराबर कितना न्यूटन? 1। तो 1 न्यूटन मान लीजिए इसका मेजरमेंट आया जब आपने ब्रिक को पुल किया। अब एक सिचुएशन चेंज कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है? वी हैव टू रैप, लपेटना है, WRAP, रैप मतलब लपेटना। क्या लपेटना है? किसके चारों तरफ? ब्रिक के चारों तरफ हमें एक पॉलीथीन बैग लपेटना है। या आप करिए, पॉलीथीन बैग के अंदर रख दीजिए ब्रिक को, और अब पॉलीथीन बैग को पुल कीजिए स्प्रिंग बैलेंस के हुक में अटका कर। नाउ अगेन चेक द मेजरमेंट। अब फिर से हम मेजरमेंट चेक करेंगे जब पुल करेंगे इस बार ब्रिक को, तब आप देखेंगे कि इस बार जो स्केल है वो 1 न्यूटन नहीं है, वो क्या हो गया है? कम हो गया है। सपोज ये हो गया है 0.5 न्यूटन, आधा न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इस बार पॉलीथीन के कारण फोर्स है वो कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है। पहले तो 1 न्यूटन लगा था, इस बार तो 0.5 मतलब आधा न्यूटन ही लग रहा है फोर्स। अब एक और काम कर सकते हैं हम इस जो ब्रिक थी इसके चारों तरफ हम एक जूट बैग लपेट सकते हैं। जूट बैग, जूट ऑलरेडी आप जानते हैं, जूट के थैले, तो ऐसा जूट बैग लपेट के ब्रिक के चारों तरफ अब इसको आप पुल करें हैं, तो क्या होगा? इस बार मेजरमेंट जो स्प्रिंग बैलेंस में होगा वो क्या होगा? वो 1 न्यूटन होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा? इस बार होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने इस बार क्या लपेट दिया चारों तरफ? पॉलीथीन के मुकाबले ईंट की चारों तरफ लपेट दिया आपने इस बार जूट बैग। तो जूट बैग से जब पुल करते हैं ब्रिक को, जूट बैग से लिपटी हुई ब्रिक को पुल करते हैं जब, तब जो स्प्रिंग बैलेंस में मेजरमेंट जो आता है वो ज्यादा आता है 1 से। इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस को हम बार बार चेंज करते जा रहे हैं। पहले तो ब्रिक थी, ब्रिक की सरफेस थी ईंट की, इसके बाद में हमने पॉलीथीन रैप कर दिया, लपेट दिया, तो सरफेस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। इस बार हमने क्या किया? लास्ट में उसके चारों तरफ जूट बैग लपेट दिया है, तो हर बार सरफेस चेंज करते जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेजरमेंट जो स्प्रिंग बैलेंस बता रहा है वो भी चेंज हो रहा है। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस की नेचर कैसी है? सरफेस स्मूथ है, रफ है, या कम रफ है, ज्यादा रफ है, मतलब सरफेस कैसी है उस सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्प्रिंग बैलेंस तो एक ऐसी डिवाइस है जो कि लैब्स में मिलेगी मोस्टली, और आपके घरों पे तो मिलेगी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप फ्रिक्शन को के फैक्टर को पता लगाने के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं आप अपने घरों पर भी। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए एक पेंसिल सेल। पेंसिल से जो कि रिमोट के कंट्रोल में डाला जाता है, तो पेंसिल सेल चाहिए, प्लस आपको इसके लिए चाहिए बुक्स जो आपके पास है डेफिनेटली, और आपको चाहिए एक वुडन बोर्ड, कार्डबोर्ड,
आप जो एग्जाम के लिए बोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो एक लकड़ी का बोर्ड आपने लिया, प्लस इसके लिए चाहिए आपको एक टेबल, एक पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए, और इसके लिए आपको चाहिए एक सैंड पेपर जिससे कि रस्ट को हम उतारते हैं कलर करने के पहले आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आप वेल सेट हैं, ये सब चीजें आपने ले ली है। अब आपको क्या करना है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुका हुआ प्लेन, जैसे कि ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन बनाने के लिए आप वुडन बोर्ड का और बुक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। बुक्स की जगह पे ब्रिक भी रख सकते हैं, ईंट। तो बुक्स के द्वारा आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपने जो पेंसिल सेल लिया उसको उस वुडन बोर्ड पे एक निशान बना लीजिए। पहले तो वहां पे मान लीजिए आपने लगा लिया, लिख दिया ए। अब इस ए मार्क से आपको टेबल पर आपने जहां पर बनाया है उस ए मार्क से पेंसिल सेल को आप होल्ड कीजिए और रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे आपने पेंसिल सेल को छोड़ा, वो वहां से रोल करता हुआ आगे बढ़ता है और टेबल के ऊपर एक जगह जाके रुक जाता है आफ्टर सम डिस्टेंस। ये हो गया पहला पार्ट। अब आपको क्या करना है, इस बार आपको सरफेस को बदल देना है। सरफेस आपने इस बार किसकी कर दी, वहां पर आपने बिछा दिया ए पीस ऑफ क्लॉथ टेबल के ऊपर। प्रिकॉशन ये रखना है दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द पीस ऑफ क्लॉथ। झुर्रियां नहीं हो, सलवटें नहीं हो पीस ऑफ क्लॉथ में, कपड़े के टुकड़े पर। फिर से आप उसी ए पॉइंट से पेंसिल सेल को रोल कीजिए और इस बार देखिए कपड़े के टुकड़े के ऊपर जब वो रोल करके आगे मूव करता है पेंसिल सेल, तब वो कहां तक जाता है। क्या इस बार डिस्टेंस सेम ट्रेवल की उसने, नहीं ना, चेंज हो गई। इस बार डिस्टेंस उसने कम ट्रेवल की कि ज्यादा की, कम ट्रेवल की, कम डिस्टेंस ट्रेवल की। सरफेस चेंज हो गई है किसके द्वारा, कपड़े के द्वारा। और अब बुजो आपका जो दोस्त है वो एक ट्रिक बता रहा है कि इस एक्टिविटी से तो हमें ये पता लगा कि जो सरफेस जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पर, पेंसिल सेल। तो जिस सरफेस पे मूव कर रहा है वो सरफेस हमने चेंज की है। तो जिस सरफेस पे मूव करता कोई ऑब्जेक्ट, उस सरफेस की नेचर पर ही डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ऑब्जेक्ट की सरफेस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए बुजो ने क्या किया, ही हैज रैप्ड ए सैंड पेपर ऑन द पेंसिल सेल। पेंसिल सेल के चारों तरफ उसने छोटा सा पीस सैंड पेपर कर लिया, उसने इसको लपेट दिया, उसके बाद में उसने रोल कराया। तो क्या इस बार भी वो उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पेंसिल सेल टेबल के ऊपर? इस बार डिस्टेंस और भी कम ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस इस बार पेंसिल सेल की जो पहले तो स्मूथ थी, अब वो भी क्या हो गई है, रफ हो गई है। नेचर हो गई चेंज, सरफेस की नेचर चेंज हो गई। तो मतलब सरफेस पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द सरफेस कैसी है, ऑब्जेक्ट की या सरफेस की, या दोनों की सरफेस की नेचर कैसी है, इस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा। तो अब तक हमने बात की फ्रिक्शन के फोर्स के बारे में कि ये किसी भी मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और हमने ये भी बात की कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आती हैं तब ये दोनों सरफेसेस के कारण लगता है। अब इसको ज्यादा समझने के लिए हम बात करते हैं दो वर्ड्स की। द वर्ड नंबर 1 इज irregularities. What is that? Irregularities. Irregular से बना। दूसरा वर्ड है इंटरलॉकिंग। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा दैट ये फ्रिक्शन का फोर्स क्यों लगता है, कैसे लगता है। तो जब हम किसी भी सरफेस की बात करते हैं तो एक्चुअली उस सरफेस में बहुत सारी इररेगुलरिटी होती है। रेगुलरिटी नहीं, इररेगुलरिटी। मतलब रेगुलर का मतलब एक जैसी लेयर, लेकिन वो सरफेस, वो लेयर एक जैसी नहीं होती। अगर हम बात करें किसी स्मूथ लेयर की, हम बात करें सरफेस तो स्मूथ सरफेस है, अगर उसको भी हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो उसमें भी बहुत सारी इररेगुलरिटीज होती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, इसमें बुक रखी है टेबल के ऊपर। टेबल दिखने में कैसी है, स्मूथ, लेकिन जब एनलार्ज्ड बड़ा व्यू अगर हम ऑब्जर्व करते हैं देन व्हाट वी व्यू,
वी व्यू अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज इन दीज बोथ सर्फेसेस, बुक भी और टेबल भी, दोनों ही दिखने में स्मूथ दिख रही थी सर्फेसेस, लेकिन वो सच में इतनी रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर हैं। तो ये तो दिखने में स्मूथ थी, अगर कोई सरफेस ऐसी हो जो सच में दिखने में भी रफ हो, तब क्या होगा, तब ये इरेगुलरिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उन दोनों की इरेगुलरिटीज एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, लॉक कर लेती है, ट्रैप कर लेती हैं। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज अगर स्मूथ सरफेस है दोनों की, तब क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगी लेकिन कम होगी। अगर सरफेसेस दोनों रफ हैं या एक रफ है एक स्मूथ है, तब इरेगुलरिटीज हैं लेकिन पहले वाले के मुकाबले थोड़ी कम है। इसका मतलब इंटरलॉकिंग तो होगी लेकिन कम होगी। तो हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इरेगुलरिटी वाली जो इंटरलॉकिंग है इसको ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी कार किसी गड्ढे में पॉटहोल में फंस गई है तो आपको एक्सीलेटर इतना ज्यादा देना पड़ेगा कि गाड़ी बाहर निकल जाए। उसी तरह से जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और आप कोई जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, जैसे कि बुक को हमने पुश किया था, तो बुक को पुश करने के लिए, मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक और टेबल की जो इरेगुलरिटी के आपस में क्या हो गई है, इंटरलॉकिंग। उस इंटरलॉकिंग को तोड़ना, उसको ओवरकम करना, उसको हराना। हराने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरकम। सो वी हैव टू ओवरकम दैट इंटरलॉकिंग बाय मूविंग द बुक, बाय पुशिंग द बुक। उस पर हमें फोर्स लगाना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इंटरलॉकिंग वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको कम करना, उसको हराना, उसको ओवरकम करने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा या कोई और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है। तो उसमें क्या हुआ, इरेगुलरिटी सरफेसेस के अंदर, और स्मूथ है तो कम, और अगर रफ सरफेस है तो ये इरेगुलरिटी ज्यादा होंगी, और अगर ज्यादा होंगी तो इंटरलॉकिंग भी ज्यादा होगी। किसी हैवी बॉक्स को आपने कभी पुश किया होगा, अगर नहीं किया तो करके देखिए क्या होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है ना हेवी बॉक्स को पुश करना। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेंबर, आपका भाई बहन, वो उस बॉक्स के ऊपर बैठ भी गया है और अब आपको पुश करना है, तब क्या होगा। या तो आपने कभी गेम में ऐसा खेला हो कि आपने अपने किसी फ्रेंड को बिठाया हो किसी बॉक्स के ऊपर, आपने पुश किया हो, तो जब आप ओनली बॉक्स को पुश करते हैं तब ज़्यादा ईजियर था, या जब उसके ऊपर कोई बैठ गया उसके बाद में उस बॉक्स को पुश करना आपके लिए इजियर था। सिंपल दैट, जब वो बॉक्स अकेला था तब आपको उसको पुश करने में प्रॉब्लम कम आई, इट वाज इजियर। ऐसा क्यों हुआ, जब वो बॉक्स हैवी बॉक्स, जब उस पर एक बंदा भी बैठ गया और या अकेला बॉक्स भी है तो उसको पुश करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि वो अपने वेट के कारण नीचे सरफेस के ऊपर ज्यादा हार्ड प्रेस्ड है। तो ये ज्यादा हार्ड प्रेस्ड दबा हुआ है, इसके कारण क्या हुआ, इंटरलॉकिंग दोनों सरफेस के बीच में काफी अच्छी हो गई है। इसलिए वो अब आपको उसको इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए, हराने के लिए, किसकी इंटरलॉकिंग, दोनों सरफेस की बीच वाली इंटरलॉकिंग जो होगी ना इरेगुलरिटीज के बीच में, उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ऊपर कोई बैठ गया तब इंटरलॉकिंग और भी ज्यादा हो जाएगी, किसके कारण, क्योंकि जो इरेगुलरिटी और भी ज्यादा कांटेक्ट में आ जाएंगी और ज्यादा वेट के कारण, तो आपको और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो ज्यादा इजी क्या है, एक बॉक्स को पुश करना जो कि एक रेस्ट वाली पोजीशन में है, या फिर ज्यादा इजी तब होगा जब एक बॉक्स मूव कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, उसको पुश करने में ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है कि इजी है, या फिर उतना ही बड़ा बॉक्स लेकिन उसके नीचे लगे हों व्हील्स, पहिए। सो विच कंडीशन विल you will have more easier in these three conditions. So you can say that the wheel वाली कंडीशन जो होगी, जब बॉक्स में लगे होंगे व्हील्स, that will be the easiest thing for you. ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तीन जो तरह की सिचुएशंस हैं, एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस बाय दीज 3 सिचुएशंस। एक बॉक्स स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एक बॉक्स
मूव कर रहा है, और तीसरा बॉक्स जिसके नीचे व्हील लगे हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस बाय दीज 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, एक हैवी बॉक्स जो कि रुका हुआ है, एक जगह रुके है, जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तब स्टेशनरी वर्ड हम पढ़ चुके हैं ना। तो स्टैटिक बना स्टेशनरी से, यहाँ पे स्टेशनरी या स्टैटिक, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। तो जब बॉक्स स्टैटिक कंडीशन में है उस वक्त आपको उसको पुश करने के लिए काफी सारा फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो उसके अगेंस्ट में कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमेशा हमने बात की कि अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जब हमें फोर्स लगाना पड़ता है तो वो एक्चुअली क्या है? वो बिल्कुल उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है जो उसके अगेंस्ट लग रहा है। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं फ्रिक्शन नंबर 1, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में स्टैटिक वर्ड किससे बना? स्टेशनरी से, रुका हुआ, एट द रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की? द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन इज नोन एज इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। अब की उसकी जो रेस्ट वाली पोजीशन थी उससे उसको मूव कराने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, वो मूव करना शुरू हो गया है, तो अब उसको ज्यादा इजीली आप आगे कंटिन्यू मूव करा सकते हैं ना। एक बार जब मूव हो गया, शुरू हो गया मूव करना, आगे स्लाइड होना शुरू हो गया, तो आपको अब ज्यादा इजी है, आपको फोर्स अब कम लगाना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअली जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे खिसक रहा है, सो इन दैट पोजीशन, इन दैट सिचुएशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो राइट नाउ बीइंग अप्लाइड। अभी भी लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो, बट अभी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मूविंग कंडीशन में आ गया। वो मूविंग कंडीशन कौन सी? स्लाइडिंग कंडीशन, खिसकने वाली कंडीशन। तो अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो है नंबर 2, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज the force required to keep an object moving or sliding with the same speed is known as its sliding friction। तो अभी एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको मूव कराते ही रहना है, उसके लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट में लग रहा है, आपको उसको हटाने के लिए, उसको हराने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो किसके बराबर है? उसके स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। अच्छा ये बताइए ज्यादा इजी कौन सा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन? करेक्ट, आप समझे, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि अब क्या हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दौरान जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है तो उसको अपने दोनों ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा, सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा कि वो एक दूसरे की इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग हो पाए। तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही है तो क्या हो रहा है, इंटरलॉक होने के पहले हम उसको पुश कर रहे हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही प्रॉपरली, इसलिए हमारे लिए ईजियर है। तो कौन सा फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन? यस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले। तो एक बार मूव करा दो उसके बाद तो आप उसको खिसका के ले जाओगे। थर्ड बात करते हैं, अगर एक बड़ा बॉक्स, अगर एक हैवी बॉक्स, जैसे कि बात करें बैग, जो ट्रॉली बैग्स होते हैं तो उन पे नीचे की तरफ बड़े बड़े व्हील लगे होते हैं, बड़े या छोटे व्हील लगे होते हैं। तो जो व्हील्स लगे वाले बड़े बैग्स को भी छोटा बच्चा भी इजीली कैरी कर लेता है। आपने भी ऐसा किया होगा ना, किसके कारण? व्हील के कारण। तो व्हील के कारण क्या हो रहा है, जो सरफेस है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की, वो पूरा इतना बड़ा बैग है उसकी पूरी सरफेस कांटेक्ट में नहीं आ रही है, फ्लोर के, फर्श के, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ रही है। अगर वो पूरा बॉक्स सरफेस पे रख दिया जाए तब तो पूरा का पूरा कांटेक्ट में आएगा और इरेगुलरिटी के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग। लेकिन ओनली व्हील जब कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी सरफेस के तो काफी कम कांटेक्ट हो रहा है, तो इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत कम हो रही है। तो आपके लिए बड़ा इजी है ना, रोल करना, लुढ़काना किसी ऑब्जेक्ट को, बड़े से बैग को भी छोटा बच्चा भी ले जा सकता है। सो दिस थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन, ROLL। रोल का मतलब लुढ़काना। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू रोल
ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर सरफेस, किसी दूसरी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए ना, वो क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। और ये तीनों में से स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड दिस थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन, इन तीनों में से सबसे कम कौन सा हुआ? ये रोलिंग फ्रिक्शन। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में अब इस चैप्टर के थोड़े आगे वाले पार्ट में भी हम फिर से बात करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एक कुल्हड़, मिट्टी का सोइल का बना हुआ कप, जिसमें आपने कभी चाय पी हो या आपने कभी सुना हो, कुल्हड़। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ए ग्लास टम्बलर, कांच का गिलास। सो इन विच कंडीशन इट विल बी इजियर टू यू टू होल्ड? इन दोनों में से ज्यादा इजियर कौन सा होगा? किसको होल्ड करना इजियर होगा आपके लिए? यू विल से जस्ट दैट द कुल्हड़, यू विल होल्ड द कुल्हड़ इजीली। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है। और ग्लास टम्बलर की सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा किस में होगा? कुल्हड़ वाली कंडीशन में। ग्लास टम्बलर की जो सरफेस है वो स्मूथ है, इसलिए फ्रिक्शन का फोर्स कम होगा, इंटरलॉकिंग कम होगी, स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। थिंक अबाउट दैट, इफ द ग्लास टम्बलर, जो कांच का गिलास है, इफ इट इज हैविंग ऑयल और ग्रीस ऑन इट्स आउटर सरफेस, ऑयल हो इसकी सरफेस पे आगे तरफ, देन व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन? एक तो पहले ग्लास टम्बलर था, अब ऊपर से ऑयल भी लगा हुआ है, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि और भी ज्यादा स्मूथ सरफेस हो गई ऑयल के कारण, ग्रीस के कारण, और इसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और भी कम हो गया है। अब ऐसी कंडीशन के बारे में सोचिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होते 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 जीरो हो जाए, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, तब क्या होगा? आप किसी चीज को, गिलास को होल्ड कर पाएंगे? इट विल बी नॉट पॉसिबल, है ना? बड़ी मजेदार बात। इसी तरह से जब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी बी टॉकिंग अबाउट द वॉकिंग ऑन ए वेट फ्लोर, गीले सरफेस पे, फ्लोर पे चलने की बात कर रहे थे, तो डिफिकल्ट है ना? रफ सरफेस पे भागना इजी है, गीले फर्श पे चलना डिफिकल्ट है, मडी सरफेस पे चलना और भी डिफिकल्ट। और क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते जा रहा है? लेस होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि फ्रिक्शन हो ही ना, वुड यू बी एबल टू वॉक और रन? चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे? डेफिनेटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना कितना जरूरी है हमारे चलने के लिए? इवन आई एम स्टैंडिंग हियर, किसके कारण खड़ा हूं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही खड़ा हूं। अगर नहीं होता, वुड आई बी एबल? डेफिनेटली नॉट। आप लिखते हो अपनी नोटबुक में पेपर पर पेन से या फिर पेंसिल से, किसके कारण लिख पाते हो? सरफेस रफ है ना, इसलिए। अगर मान लीजिए उस पेपर पर ऑयल गिर जाता है, ऑयल की ड्रॉप्स, आप गिरा के देख लीजिए अगर नहीं गिरी है तो, और उसके बाद में लिखिए, व्हाट हैपेंस? यू आर नॉट एबल इन राइटिंग। क्यों? सरफेस कैसी हो गई है? स्मूथ हो गई है, इसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया है। इसी तरह से आपकी टीचर, मी एंड अदर टीचर्स जब बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे चॉक स्टिक से लिखते हैं तो क्या होता है? चॉक स्टिक से लिखते वक्त उनकी चॉक स्टिक से थोड़ा सा चॉक पाउडर वो वहां से निकलकर कहां चिपक जाता है? स्टिक हो जाता है, चॉक स्टिक, चॉक चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है किसके ऊपर? ऑन द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड, जिससे कि आपको दिखता है कि हाँ टीचर ने क्या लिखा। इफ सपोज द बोर्ड इज हैविंग सम ऑयल ऑन इट, कई बार ऐसा होता है कि सपोज समबडी इज हैविंग ऑयल ऑन इन इट हेयर, और वो बालों में हाथ लग गया है, इसके बाद में लिखते वक्त बोर्ड पे वो हाथ रख दिया किसी ने, तो क्या होगा? ऑन दैट प्लेस वेयर द ऑयली पाम इज स्टक, जहां ऑयली पाम तेल वाली हथेली चिपकी है, उसका निशान बन गया, स्पॉट बन गया है, ऑन दैट प्लेस फॉर द टीचर और फॉर यू इट इज नॉट इजी टू राइट। क्यों? सरफेस कैसी हो गई? अब स्मूथ हो गई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया है। तो सोचिए उस कंडीशन के बारे में, आपकी नोटबुक या फिर आपका जो बोर्ड है क्लास का, उस पर फ्रिक्शन कैसा हो जाए? जीरो। देन व्हाट विल हैपन? You or your teacher or me will not be able to write anything. कितनी डिफिकल्ट कंडीशन हो जाएगी ना। उसी तरह से अगर हम बात करें व्हीकल्स के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के बारे में, अगर रोड और टायर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाए जीरो, देन व्हाट विल हैपन?
these vehicles will not be able to even start or turn or stop. Nothing will be possible. कुछ भी possible नहीं होगा. In the same fashion, if we talk about hammering a nail in the wall, दीवार में कील को ठोकना, फिक्स करना नेल को, will it be possible? नहीं, because फ्रिक्शन का फोर्स अगर जीरो होगा तो क्या होगा, वो दीवार पर वो कील आप रखोगे तो वो रख ही नहीं पाओगे, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो गया है, फिसल जाएगी. इट विल नॉट बी पॉसिबल. उसी तरह से आप टाई करते हो, नॉट, गांठ बांधते हो, KNOT, नॉट, टाई करते बांधते हैं तो क्या होता है, आप गांठ बनाते हैं, उसके बाद इसको खींच देते हैं तो वो आपस में इंटरलॉकिंग हो जाती है, रुक जाती है. अगर सोचिए इतना ज़्यादा स्मूथ धागा हो, स्ट्रिंग हो, जिसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो, तो उसको टाई नॉट करना डिफिकल्ट होता है. और जीरो फ्रिक्शन अगर हो जाए, विल इट बी पॉसिबल टू टाई ए नॉट? नो. तो और इसी तरह से एक और बात करें हम, बिल्डिंग्स बनाना, घर बनाना, विल इट बी पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. ईंटें रखेंगे कहाँ, सरफेस पे, फ्रिक्शन कैसा है, जीरो. रख पाएंगे, इंटरलॉकिंग तो हो ही नहीं पाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो जीरो हो जाएगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना कितना ज़रूरी है हमारी दुनिया में इतने सारे काम करने के लिए. तो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी फोर्स. लेकिन ये नेसेसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कई बार गड़बड़ भी कर देता है. हाउ? आप नए शूज लेकर आते हैं, स्लीपर शूज, उनकी सोल्स देखें, बिल्कुल बढ़िया. आफ्टर सम मंथ्स ऑफ यूज, कुछ मंथ्स यूज करने के बाद में उनके सोल्स वैसे नहीं रहते हैं. कैसे होते हैं, वियर आउट हो जाते हैं. वियर आउट का मतलब घिस जाना, WEAR. वियर का एक मतलब होता है पहनना, जैसे कि आई एम वियरिंग अ शर्ट. सो यहाँ पे पहनने वाला वर्ड नहीं है, इसका मतलब है घिस जाना. वियर आउट हो जाते हैं सोल्स, शूज के, स्लीपर्स के. किसने किया ये काम? ये किया फ्रिक्शन ने. फ्रिक्शन ने हमारे शूज और जो स्लीपर्स थे उनके सोल्स को वियर आउट कर दिया. बुरा काम किया ना. लेकिन अगर नहीं करता तो तुम चल ही नहीं पाते. तो नेसेसरी तो है, लेकिन गड़बड़ भी करता है, बुरा भी है. मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं, साइकिल के बॉल बियरिंग्स घिस जाती हैं, और बहुत सारे मशीन के टूल्स वो वियर आउट हो जाते हैं. सीढ़ियाँ, स्टेप्स, उन सीढ़ियों को आप टेम्पल की सीढ़ियाँ देखी होंगी, आपने रेलवे स्टेशन पे सीढ़ियाँ, स्टेप्स देखी हैं. दो स्टेप्स आर वोर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन तो अच्छा तो था, जरूरी तो था, हमने बात की, लेकिन ये बुरा भी है. नेसेसरी है लेकिन ये बुरा भी है. लेकिन एक ऐसी बुराई है जो कि जरूरी है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना चल नहीं सकते, उसके बिना लिख नहीं सकते. सो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल. एविल का मतलब बुराई, एक ऐसी बुराई जो जरूरी है. कमाल है ना. आपने कभी ऐसी कोई बुराई सुनी है, देखी है कि जो जरूरी भी हो? लेकिन साइंस में एक ऐसी बुराई है, साइंस सब्जेक्ट में बुराई नहीं है, साइंस में स्टडी करते हैं उस बुराई के बारे में कि जो हमारी लाइफ में जरूरी है, फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन के बारे में नहीं तो बात कर लिए कि जरूरी है, नेसेसरी है. बुराई की अभी हम बात करें, बुरा भी है. पहली बात तुमने देखी, चीज़ों को क्या कर देता है, वियर आउट कर देता है. घिस जाती चीज़ें हमारी, पुरानी हो जाती हैं, हमें चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, नई लेनी पड़ती हैं. इस कंडीशन में आ जाती हैं तो हमें बदलनी पड़ती हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ और भी गड़बड़ करती है. क्या? इसके लिए एक एग्जाम्पल है, रब योर पाम्स. व्हाट हैपेंस? योर पाम्स हैव गिवन यू सम वार्मथ. हीट क्रिएट हुई ना, हीट जनरेट हुई ना. किसके कारण? दो सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन के कारण हीट इज ऑल्सो जनरेटेड. हीट भी जनरेट होती है. किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण. यही प्रोसेस डिफरेंट मशीन्स में भी होती है. आपने देखा होगा, व्हेन यू रब द मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, व्हाट हैपेंस? इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. ड्यू टू दैट द मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग. जलना शुरू कर देती ना. उसी तरह से आपने देखा होगा, मिक्सर ग्राइंडर का जो जार होता है जिसमें मसाले वगैरह ग्राइंड किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, तो ड्यू टू दैट मिक्स रोटेटिंग ऑफ दैट जार, व्हाट हैपेंस? इट गेट्स हॉट, गर्म हो जाता है. तो ये भी किसके कारण हुआ? ये भी फ्रिक्शन के कारण हुआ. तो फ्रिक्शन क्या क्रिएट कर रहा है? हीट भी जनरेट कर रहा है. पहले तो चीज़ों को खराब कर रहा था वियर आउट करके,
अब इसके अलावा ये क्या कर रहा है, हीट भी जनरेट करता है फ्रिक्शन का फोर्स, तो ये दूसरी बुराई है। और इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी, हीट क्रिएट होती है ना, इसका मतलब हीट नहीं चाहिए मशीन्स के पास में, वहाँ पर अब जो मशीन के टूल्स एक दूसरे के पास में फ्रिक्शन हो रहा है तो उसके कारण हीट जनरेट हो रही है, उसके कारण वो मशीन के टूल्स खराब हो रहे हैं, तो हीट की जरूरत नहीं थी बट इट इज देयर ड्यू टू द फ्रिक्शन। ना हो तो भी गड़बड़ है, तो भी गड़बड़, तो इसके कारण बहुत सारा एनर्जी का लॉस भी होता है हीट के कारण। तो फ्रिक्शन का फोर्स कैसा हो गया, एक जरूरी बुराई, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन तो जरूरी है, नेसेसरी एविल है, तो कई बार इस फ्रिक्शन को हमें इंक्रीज करना पड़ता है और कई बार हमें इसको डिक्रीज करना पड़ता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करने के लिए हम दो एग्जांपल्स की बात करेंगे। पहले बात करेंगे ग्रूव्स ऑफ द शूज। आपके नए नए शूज आए हैं और आप उनकी ग्रूव्स देखिए, कितनी सुंदर डिजाइन वाली होती है ना। और दूसरा एग्जांपल है ट्रेडिंग ऑफ द टायर्स। टायर्स की ट्रेडिंग, अलग अलग व्हीकल्स के टायर्स की डिफरेंट ट्रेडिंग होती है, बुलडोजर की डिफरेंट, ट्रक की डिफरेंट, ट्रैक्टर के टायर्स की डिफरेंट, कार्स के लिए अलग, और आपकी बाइसिकल की ट्रेडिंग टायर की वो भी डिफरेंट होती है। तो ये ग्रूव्स ऑफ द शूज and the treading of the tires, why are these done? Actually these are made for the increase of the friction। क्यों बढ़ाना पड़ता है, अगर आपके शूज के ग्रूव्स धीरे धीरे वीयर आउट होते रहते हैं then what will happen after some time, after some months there will be less friction। तो ग्रूव्स क्यों बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको मूविंग के दौरान जो सरफेस है उसके ऊपर ग्रिप आपके पैर की अच्छी बने, मतलब इंटरलॉकिंग बढ़िया हो। अगर ग्रूव्स कम होती जाएंगी तो इंटरलॉकिंग कम होती जाएगी। तो ग्रूव्स क्यों बनाई जाती है शूज एंड स्लीपर्स में, फॉर द बेटर ग्रिप बाय द ग्रूव्स। सेकंड बात करें अगर हम व्हीकल्स के टायर्स के बारे में, तो उनकी जो ट्रेडिंग होती है, TREADING, ट्रेडिंग, बहुत सारी शॉप्स होती हैं उन पे लिखा होता है ट्रेडिंग, ट्रेडर्स, TRADE, ट्रेड। और अभी हम बात करें TREAD, इसमें एक ई भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड, शुरुआत में जो TRADE वर्ड की बात की उसका मतलब होता है व्यापार करना, एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, TREAD, इसका मतलब होता है जो टायर्स पे जो गड्ढे, स्पेशल लाइन, सांप जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है ना, दो स्पाइरल स्ट्रक्चर और डिजाइन स्ट्रक्चर, सो दो स्ट्रक्चर, दो लाइनिंग, दो मार्जिन्स, ग्रूव्स, शूज में ग्रूव्स बोलते हैं, टायर्स में इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। सो वो ट्रेडिंग किसके लिए है, वो भी फॉर द बेटर ग्रिप ऑफ द टायर ऑन द सरफेस, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही होती है। इसके अलावा व्हीकल्स में, आपकी बाइसिकल में ब्रेक्स भी अवेलेबल होते हैं। ब्रेक्स कब अप्लाई करते हैं आप, जब आपको अपने व्हीकल को, आपकी बाइसिकल को, आपके कार को रोकना होता है, तब क्या करते हैं, यू अप्लाई द ब्रेक्स। तो ब्रेक लीवर यू अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, उससे कनेक्टेड जो ब्रेक पैड्स हैं वो बाइसिकल के टायर के रिम के ऊपर जाके अरेस्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं, चिपक जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इंक्रीज किया फ्रिक्शन को। इसके साथ इसके अलावा दो एग्जांपल्स दो गेम्स में होते हैं, एक तो होता है कबड्डी में, दूसरा होता है कुश्ती में। इन कबड्डी एंड इन रेसलिंग द प्लेयर्स यूज सैंड, सोइल ऑन देयर हैंड्स। क्यों, मिट्टी क्यों लगाते अपने हाथों पे, पाम्स पे, फॉर द बेटर ग्रिप ऑफ द ओपोनेंट, विरोधी खिलाड़ी के को अच्छे से ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए। अगर उनके हाथ ड्राई नहीं होंगे, फिर चिकने होंगे, देन व्हाट विल हैपन, उन्होंने अपने दो अपोनेंट को पकड़ने की कोशिश की तो दे विल गेट रिलीज, छूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए वहां पर मिट्टी का इस्तेमाल किया गया जिससे कि इंक्रीज हो जाए फ्रिक्शन। आपने जिम्नास्ट को देखा होगा, दीपा कर्माकर, इंडिया की बेस्ट जिम्नास्ट, जिसकी 4th रैंक रही थी। तो दीपा कर्माकर या बाकी कोई भी जिम्नास्ट क्या करते हैं, वो अपने जो जिम्नास्ट की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करने के पहले अपने हाथों को रब करते हैं एक स्पेशल पाउडर में। वैसे उस पाउडर का नाम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है,
लेकिन आपको जिम्नास्ट चौक समझ लीजिए उसको। तो वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाउडर, एक्चुअली उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उनको, बेटर ग्रिप बनेगी उनकी बार्स पे जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे तब। तो वो भी इससे क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब बातें किसकी थी, कुछ और एग्जांपल्स भी आप इसमें बता सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन को इंक्रीज किए जाने की जरूरत होती है। कैरम खेलते वक्त आपने देखा होगा कि उस पर एक पहले पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं? कैरम पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद में होता क्या है, आपके जो पीसेस का मूवमेंट उसके ऊपर जो स्टैगर का या बाकी पीसेस का मूवमेंट बोर्ड के ऊपर काफी स्मूथ हो जाता है ना। ओके, वैसे ही आपने अपने डोर्स के हिंजेस की जो आवाज आती है जब डोर खुलता है बंद होता है, तो उसको बंद करने के लिए आपके पेरेंट्स को देखा होगा आपने, या आपने कभी किया होगा दैट यू हैड ड्रॉप्ड सम ऑयल ड्रॉप्स ऑन दोज हिंजेस एंड आफ्टर दैट द साउंड, द क्रैकलिंग साउंड, अजीब तरह की जो आवाज आती है ना, वो आवाज आना बंद हो जाती है, डोर्स का मूवमेंट अब इजी हो जाता है। इसी तरह से आपने साइकिल के मैकेनिक को या बाकी दूसरे कार्स के मैकेनिक्स को देखा होगा, वो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टूल्स में, पार्ट्स में, जिससे कि क्या हो जाता है, वो जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं आपकी, इवन आपकी बाइसिकल में भी, तो मूवमेंट इजी हो जाता है। वो सब क्या कर रहे हैं, ऑयल के थ्रू, कैरम पाउडर के थ्रू, ग्रीस के थ्रू, क्या कर रहे हैं सब लोग, एक्चुअली हम सब कर रहे हैं इसके थ्रू फ्रिक्शन को रिड्यूस। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ द कैरम पीसेस विल नॉट बी ईजियर, डिफिकल्ट होगा ना, वो ज्यादा जल्दी वियर आउट हो जाएंगे। ओके, तो इन एक्टिविटीज में हम ये बात करें कि फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करना पड़ता है। एक्चुअली डिफरेंट सब्सटेंसेस में, इनमें सबसे ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है, उसके बाद हम बात करें ग्रीस का इस्तेमाल होता है, और थर्ड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आप जानते ही हैं, आपकी जो पेंसिल है उसके बीच में जिससे आप लिखते हैं वो डार्क कलर का शाइनी सब्सटेंस, वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कार्बन के चैप्टर में इसके बारे में। सो ग्रेफाइट का पाउडर, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, एंड फोर्थ वन इज एयर। ये चारों के चारों फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में काम आते हैं। सो दीज फोर सब्सटेंसेज which are helpful in reducing the friction are known as lubricants. नया वर्ड है आपके पास में, lubricants are those substances which help in reducing the friction. Okay, तो दो substances are known as lubricants. Examples कौन से हुए, oil, grease, इसके अलावा हमने बात की अभी ग्रेफाइट पाउडर की, और एयर भी। सब जगह इन ऑल पार्ट्स, इन ऑल मशीन्स, ऑयल और ग्रीस कैन नॉट बी यूज, सब जगह इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो मशीन वगैरह खराब भी हो सकती है ऑयल के कारण। तो एंड इन सच प्लेसेस क्या इस्तेमाल होता है, एयर कुशन। एयर की एक लेयर वहां पे छोड़ी जाती है जो कि क्या करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है। तो लुब्रिकेंट एक्चुअली क्या करता है, वो जो दो पार्ट्स हैं, मशीन की दो पार्ट्स हैं, या आपकी बाइसिकल के भी दो पार्ट्स हैं, तो उन दोनों पार्ट्स के बीच में, या कैरम बोर्ड के बोर्ड एंड स्टैगर के बीच में क्या करता है, एक पतली सी लेयर बन जाती है उस लुब्रिकेंट की। तो वो क्या करता है, इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने में रोक देता है थोड़ा सा, बस। इससे क्या हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स कम हो गया। अच्छा, अब आपका जो दोस्त है ना बूझो, उसके पास एक बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए अलग अलग तरीकों से, तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बूझो के अकॉर्डिंग, इफ इट कैन बी टेकन टू जीरो, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है क्या, पॉलिश करके, कोई लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके? तो हमारी मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रेंड पहेली का जवाब क्या है, पहेली ने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी जीरो करना पॉसिबल नहीं है। हम उसको कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को, लेकिन कम नहीं, कम इतना नहीं कर सकते जीरो हो जाए। क्यों? जिस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली उसकी भी तो एक लेयर होती ना, तो 100% हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन लेस नहीं कर सकते। इस चैप्टर की बिगिनिंग में हमने एक एक्टिविटी के बारे में बात की थी, दैट यू हैव टू पुश ए बुक ऑन ए टेबल टॉप। इस बार एक्टिविटी वही है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए एक बुक, डेफिनेटली बुक या नोटबुक, प्लस इसके अलावा आपको चाहिए कुछ पेंसिल्स, 5 6 7 8 पेंसिल्स चाहिए,
जो कैसी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल पेंसिल मतलब बिल्कुल राउंड हो, ऐसा नहीं कि वो हेक्सागोनल हो, ऑक्टागोनल हो। तो सिलेंड्रिकल पेंसिल्स लिए आपने, प्लस आपको चाहिए एक बुक। उन पेंसिल्स को यू हैव टू प्लेस ऑन द टेबल टॉप पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रख दिया। नाउ प्लेस द बुक ऑन दोज पेंसिल्स एंड नाउ स्लाइटली पुश कीजिए किसको, बुक को। व्हाट हैपन्स, द बुक इज इजीली पुश्ड। इन केस ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर हमने बात की थी, बुक को पुश किया था हमने बिना कुछ नीचे प्लेस किए, तो इतना इजीली बुक पुश नहीं हुई थी। लेकिन इस केस में जब हमने नीचे पेंसिल्स के रोलर्स लगा दिए हैं तो बुक इजीली पुश हो गई है। इसके पीछे कारण मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कारण क्या है, इस वक्त जो कॉन्टैक्ट है बुक का वो केवल जहां पेंसिल से वहीं पर है, मतलब इरेगुलरिटीज जो बुक की हैं वो टेबल के कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं, बहुत कम जगह पे कांटेक्ट हुआ है, वो भी जो पेंसिल्स रखी हैं वहीं पर। तो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, टाइप नंबर 3, जिसके बारे में हम टाइप्स की बात कर रहे थे, तब बात कर रहे थे। दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक्चुअली ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, और इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े लगेजेस जो होते हैं, बैग्स होते हैं, उनमें व्हील्स लगे होते हैं। फिट क्यों किए जाते हैं उन बैगेजेस में, लगेजेस में व्हील्स? बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट फ्रिक्शन इन दीज 3 टाइप्स। इसलिए इजी हो जाता है उनको पुश करना, पुल करना। तो सपोज आप दुनिया के बारे में सोचिए, इन द वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो कितनी बड़ी बात हुई ना। अगर व्हील नहीं होता तो क्या होता है इस दुनिया में, बहुत मुश्किल हो जाती ना। सो दिस व्हील इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन टिल नाउ फॉर द मैनकाइंड। अब तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन व्हील को ही माना जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो हमने अभी बात की कि सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो कई बार बहुत सारी मशीन्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बजाय उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जस्ट बाय यूजिंग सम रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स आपने अपने बाइसिकल में देखी होंगी, या आपने सीलिंग फैन में भी देखी होंगी, उसके अंदर जो एक्सल और हब होता है वहां पर। तो ये बॉल बियरिंग्स क्या कर रही हैं, जो 2 टूल्स है, 2 पार्ट्स है किसी मशीन के, फैन के, बाइसिकल के, उन दोनों के बीच में जो स्लाइडिंग होती, उसके कारण जो ज़्यादा नुकसान होता, मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता, उसके बजाय क्या कर रहे हैं अब ये दोनों के बीच में, हब और एक्सल के बीच में ये बॉल बियरिंग्स हैं। इसके कारण कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए क्या हो जाएगा, मूवमेंट काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सीलिंग फैन में, इन द बाइसिकल, जो उनका जो हब और एक्सल होता है, उन दोनों के बीच में बॉल बीम का इस्तेमाल भी फॉर द रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ही किया जाता है। तो वहां पर स्लाइडिंग के बजाय रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड देन व्हेन 2 surfaces come into contact, then there is the force of friction which opposes the motion, जो विरोध करता है मोशन का। लेकिन अगर हम ऐसी बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन है, वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, वो ऑब्जेक्ट वो एयर में मूव कर रहा है, वो वाटर में मूव कर रहा है, वो किसी और लिक्विड में मूव कर रहा है, तब तब कौन सी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है? तब भी सरफेस तो है, कौन सी? तब एयर है, मतलब गैसेस, तब लिक्विड्स हैं, या कोई दूसरे, या वाटर है, तो वो भी लेयर्स का काम करते हैं, वो भी सरफेस का काम करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एयर काफ़ी थिन होती है, काफ़ी लाइट होती है किसी और सॉलिड सरफेस के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर भी एयर भी और दूसरे लिक्विड्स भी, वाटर भी, ये भी जब मूवमेंट होता है इनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स का, तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक स्पेशल नाम है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों नाम रखा गया? फ्लूइड फ्रिक्शन, एक्चुअली इन साइंस all the gases and the liquids are combined together to get a single word, and that is fluids.
सो सभी गैसेस को और लिक्विड्स को बोला जाता है साइंस में फ्लूइड्स। सो और अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी वस्तुएं जो वाटर के थ्रू जाएं, जो एयर के थ्रू मूवमेंट करें, तब उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो वो कौन सा हुआ? फ्लूइड फ्रिक्शन। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। और इस फ्लूइड फ्रिक्शन का एक स्पेशल नाम भी है, दैट इज ड्रैग, DRAG, ड्रैग। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है एयर में उड़ने वाले बर्ड्स पर, एयर में उड़ने वाले एरोप्लेन्स पर और भी दूसरे एयरक्राफ्ट्स पर। प्लस हम बात करें वाटर के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड में फिशेस की बात करें, फिशेस पे, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बारे में बात करें, तो या शिप्स की बात करें, तो इन दोनों पर, दोनों ही जगहों पे, एयर में और वाटर में, इन पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो कोशिश ये, अब हमने बात की थी कि जब भी हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो इन दोनों जगहों पे भी एरोप्लेन्स को, शिप्स को आगे मूव करने के लिए एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो साइंटिस्ट ने कोशिश ये की कि इनमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको कम किया जाए, जिससे कि एनर्जी का लॉस कम हो। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, लगाते तो हैं हमेशा। तो उन्होंने किससे इंस्पिरेशन ली? उन्होंने इससे इंस्पिरेशन लेने के लिए बर्ड्स को देखा, उन्होंने फिशेस को देखा। बर्ड्स की और फिशेस की शेप के बारे में ऑलरेडी क्लास 6 में हमने बात की है। हमने बात की थी इनकी स्पेशल बॉडी शेप के बारे में, एंड दैट इज स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी। बर्ड्स की और फिशेस की बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन्ड। स्ट्रीम लाइन मतलब जिस एटमॉस्फेयर में ये रह रहे हैं, जिस वाटर में रह रहे हैं, लिक्विड में, या जिस एयर में रह रहे हैं, उसका फ्रिक्शन, उसका जो अपोजिशन है, विरोध, वो कम से कम हो, इस तरह की इनकी शेप होती है। तो इनसे इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट ने एरोप्लेन्स की शेप बनाई और उसी तरह से शिप्स की भी शेप बनाई। ओके, तो कितना नेचुरल, साइंटिस्ट ने कितना उनको नेचर को ऑब्जर्व करके इनकी स्पेशल शेप बनाई ना, जिससे कि फ्रिक्शन का फोर्स कम से कम फील हो इन ऑब्जेक्ट्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर friction. Now we will head to the exercise questions. So here we go. We will talk about the questions. Only 10 questions are there in this chapter. Question number 1. Fill in the blanks इसमें. Friction opposes, किसको oppose करता है? तो बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में होती हैं उनके बीच में किसका विरोध करता है, किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। आप यहाँ पे मोशन भी लिख सकते हैं और रिलेटिव मोशन भी लिख सकते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है ना, तो दोनों का मोशन हो रहा है, इसलिए एक मोशन में है, एक रेस्ट में है, तो दोनों की कंपेरिजन में होगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक ऑफ सरफेसेस। सरफेसेस की किस चीज पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन? तो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि सरफेस रफ है या सरफेस स्मूथ है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस व्हाट? फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? हम बात कर रहे थे कि अब जब हम पाम्स को रब करते हैं तो हीट का जनरेशन होता है। नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड के पाउडर के ऊपर जो पाउडर स्प्रिंकल करते हैं उससे फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है, रिड्यूसेस, कम हो जाता है। क्यों? ये सरफेस कैसी हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो रेस्ट पे होता है, रेस्ट से हमें उसको मूव कराना होता है। स्लाइडिंग एक बार मूव करना शुरू कर दिया तो हमें उतना फोर्स लगाना नहीं पड़ता। और लास्ट में कौन सा होता है? सबसे कम वाला, रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction. तीनों ये फ्रिक्शन इनको अरेंज करने का बोला गया है 4 चिल्ड्रन को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद में कम, उसके बाद सबसे कम। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, तो चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो ए ने, ये 4 बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों, इन्होंने अरेंज किया। ए ने अरेंज किया रोलिंग,
पहले स्टैटिंग के बाद में सबके लास्ट में स्लाइडिंग, मतलब ये कौन सा अरेंजमेंट है, सबके लास्ट में कौन सा वाला हुआ, सबसे छोटा वाला। रोलिंग, बी में रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, थर्ड में स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, और लास्ट में स्लाइडिंग, स्टैटिक एंड रोलिंग। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक वाला, जो रेस्ट पोजीशन में हमें मूव करना पड़ता है वो वाला। तो इसमें एक एक्चुअली ऐसा एक ही ऑप्शन दे रखा है, कंफ्यूजन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर अपने बुक के अलावा कोई अगर क्वेश्चन बनाता तो उसमें डेफिनेटली 2 या 3 ऑप्शन में ऐसे देता कि शुरुआत वाला स्टैटिक दे देते, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन नहीं, आप समझदार हो, आपने स्टडी किया प्रॉपरली, नहीं होगा कंफ्यूजन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो 4 तरह की सरफेस बनाई गई हैं, एक ड्राई मार्बल फ्लोर है, एक वेट गीला है, एक न्यूज़पेपर है और चौथा टॉवल स्प्रेड किया है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार, तो जो उसकी जो टॉय कार है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, उस टॉय कार के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब सबसे कम कौन सी सरफेस पे लगेगा, सबसे ज्यादा कौन सी सरफेस लगेगा, ऐसा करना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर, टॉवल, और ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट है एक्चुअली। वेट में सबसे कम होगा, ड्राई में उससे ज्यादा होगा थोड़ा, न्यूज़पेपर में उससे ज्यादा, टॉवल में सबसे ज्यादा, क्योंकि सरफेस थोड़ी काफी मोटी जाएगी, रफ भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटिल, झुकी हुई है आपकी डेस्क टेबल, ए बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, जब झुकी हुई है आपकी तरफ, तो बुक है ना आपकी तरफ, नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करती है। ओके, तो शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इस बुक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, और ये जो एरो बताया ना ऊपर की तरफ, ये भी बनाना है। फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड्स क्यों लग रहा है, हमने ऑलरेडी बात की थी, हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि बुक डाउनवर्ड्स जा रही है, सो द फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल ए बकेट, आप बिखेर देते हो, ए बकेट ऑफ सोपी वाटर, एक ऐसी बकेट जिसमें सोपी वाटर था, साबुन वाला पानी, जिसे आपको लेफ्ट में दिख रहा है ऐसा वाला पानी, ऑन ए मार्बल फ्लोर, मार्बल का फ्लोर है, उसके ऊपर एक्सीडेंटली आपसे पानी गिर गया, वो भी सोपी वाटर, साबुन वाला। वुड इट मेक इट इजियर, क्या इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, और मोर डिफिकल्ट, या ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फॉर यू ऑन द फ्लोर, आपके लिए अब ज्यादा उसके ऊपर चलना इजी हो जाएगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड वाई, और कारण भी बताना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है आपको। तो पहले तो बात है कि डिफिकल्ट हो जाएगा, मार्बल फ्लोर पहले से ही ऑलरेडी स्मूथ होता है, ऊपर से गिर गया सोपी वाटर जो कि काफी स्मूथ होता है, तो डिफिकल्ट हो गया। व्हाट द रीजन, द लेयर ऑफ सोप मेक्स फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस, तो फ्रिक्शन कम हो गया, और एंड द फुट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर, तो हम पैर रखेंगे तो ग्रिप नहीं बन पाएगी, इरेगुलरिटी तो ऑलरेडी कम ही हो गई है, और अब तो और भी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि किसके कारण, सोपी वाटर के कारण, तो जो इंटरलॉकिंग है वो हो नहीं पाएगी। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सोपी फ्लोर एंड वी स्टार्ट टू स्लिप ऑन द फ्लोर, हम स्लिप हो सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, आपने शूज देखे होंगे ऐसे स्पाइक्स वाले, तो नीचे की तरफ आपने देखिए इसमें स्पाइक्स बने हैं, तो ऐसे वाले शूज पहनते हैं। आपने शायद कोई रेस देखी हो, उसेन बोल्ट को देखा आपने रेसिंग करते हुए, तो वो स्पाइक्स वाले शूज पहनते हैं, व्हाई, आप सब जानते हैं इसके बारे में। स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड, ग्राउंड और जो शूज है उनके बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी ग्रिप अच्छी बनेगी ना, तो लॉकिंग अच्छी हो जाएगी, इंटरलॉकिंग। 7th क्वेश्चन, इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स, ये पहला वाला बॉक्स है, वो इकबाल को पुश करना है, एंड सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर बट हैवियर बॉक्स, उसके पास भी वैसा ही बॉक्स है, देखो सेम वैसा ही बॉक्स है, लेकिन वो हैवी बॉक्स है, ऑन द सेम फ्लोर, फ्लोर दोनों का सेम है, लेकिन इकबाल के पास छोटा है और सीमा के पास बड़ा है। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड वाई, तो फोर्स ज्यादा, लार्ज फोर्स किसको लगाना है, एंड वाई, ज्यादा किसको लगाना होगा, तो हमने बात की थी, अगर हैवी ऑब्जेक्ट होंगे तो वो प्रेस्ड हार्डर होगा सरफेस के ऊपर, और प्रेस्ड हार्ड के कारण क्या होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब बड़ा बॉक्स, हैवियर बॉक्स किसका है, सीमा वाला, तो शी हैज टू अप्लाई लार्जर फोर्स, so the heavy object will be pressed hard against the opposite surface
and produces more friction. So Seema will have to apply a larger force due to more friction. Now question number 8, explain why sliding friction is less than static friction. पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड होता है रोलिंग फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन नंबर 2 इज लेस. तो व्हाई? ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो रेस्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ चुका होता है, ऑलरेडी इन मोशन होता है. सो उसको कम अप्लाई करना पड़ता है फोर्स उसको कंटिन्यू मूविंग करने के लिए. सो द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स फाइंड लेस टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर. किसके ईच अदर? ऑब्जेक्ट्स एंड इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. दोनों की जो इरेगुलरिटी उनमें इंटरलॉकिंग होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो मोशन में होता है ऑब्जेक्ट. सो दे गेट लेस फ्रिक्शन, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो. दोस्त भी है और दुश्मन भी है. तो हमने शुरुआत में बात की थी दैट इज इट नेसेसरी, जरूरी है, तब तो ये दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया. और फो माइक्रोस की तरह फ्रेंड एंड फो ये भी हो गया. फो कब? जब ये एविल बन जाता है, बुरा बन जाता है, जो नुकसान करता है. तो देयर आर दीज 5 फ्रेंडशिप वाले इसके रीजंस एग्जांपल्स एंड 5 है उसके फोशिप वाले, एनिमिटी वाले, दुश्मनी वाले. तो यू कैन राइट दी ऑल. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स. क्यों होनी चाहिए उनकी स्पेशल शेप? आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एरोप्लेन है जो कि एयर में मूव करता है, शिप आपको दिख रही है जो कि वाटर में मूव करती है. दोनों के दोनों हम बोलते हैं फ्लूइड्स साइंस में. तो इनकी स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए? तो हमने बात की थी कि ये जो एयर और वाटर जो कि फ्लूइड्स कहलाते हैं साइंस में, ये भी अपोज करते हैं, ये भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं. तो फ्रिक्शन कम से कम हो, इसके लिए इनकी शेप स्पेशल बनाई जाती है. देखिए बात करते हैं. The object moving in fluids must have a special shape. क्यों? This type of shape is called streamline shape, जो क्लास 6 में हमने पढ़ी थी, streamline body. The streamline shape helps to overcome मतलब पार पाना, कंट्रोल कर लेना, उसको हरा देना, the friction को हरा देना between objects and fluids. The objects have pointed front. इनके दोनों को एरोप्लेन का, शिप का, दोनों का फ्रंट एंड कैसा है? पॉइंटेड है. विथ लिटिल ब्रॉडर मिडिल पोर्शन, थोड़ा सा बीच वाला जो पोर्शन है वो दोनों में चौड़ा होता है, एरोप्लेन में भी शिप में भी. विच गेट्स टैपर्ड और पॉइंटेड एट द बैक, और पीछे की तरफ वापस वो बर्ड्स की तरह कैसा होता है? पॉइंटेड. तो इसलिए इनकी स्पेशल शेप के कारण फ्रिक्शन जो होता है फ्लूइड्स का कम से कम अप्लाई होता है, अपोज कम से कम होता है, तो इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. चैप्टर इज कंप्लीटेड. होमवर्क कंप्लीट कीजिए एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. बाय बाय.